नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। कांग्रेस को इस देश की राजनीति में यह तय करना है कि उसकी अपनी जो ताकत है उसके हिसाब से उसे लीड करना है, सहयोगी बनना है। सहयोगी को कितना ज़मीन देना है और कितनी ज़मीन अपने आप के लिए बचा करके रखना है। लिहाजा हर उस राज्य में जहां चुनाव हो रहे हैं, एक आकलन ये भी होता है कि गठबंधन में खड़ी कांग्रेस आखिरकार कितनी सीटें पाएगी, किन किन नेताओं को एकोमोडेट कर पाएगी, क्या उन्हें एकोमोडेट कर पाएगी जिनसे प्रमुख सहयोगी दल चढ़ते हैं। बिहार को लेकर दिल्ली में बैठक हुई। राहुल गांधी, खड़गे, तमाम बड़े नेता मौजूद, बिहार कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले, और सबों को इस बात का इंतज़ार था कि क्या पप्पू यादव को शामिल किया जाएगा इस बैठक में। पप्पू यादव दिल्ली में थे और लोगों को ये लग रहा था कि जो किरकिरी पटना में पिछले दिनों मंच पर चढ़ने नहीं देने की परमिशन देकर के पप्पू यादव की करा दी गई थी, उसके बाद अगर आज भी नहीं बुलाया जाता है तो एक तरह से यही समझा जाएगा कि इस बात को मानते हुए, इस बात को चाहते हुए कि पप्पू यादव साथ रहें, तेजस्वी के दबाव में है कांग्रेस और वो पप्पू यादव को एकोमोडेट नहीं कर पा रही है। लेकिन इस बात को आज कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया। न केवल पप्पू यादव बैठक में शामिल हुए, बल्कि राहुल गांधी की मौजूदगी में इस बैठक में उन्हें कुछ जिम्मेदारियां भी मिली और अनौपचारिक तौर पर उन्हें रिकग्नाइज़ किया गया कि वो ख़ास तौर पर सीमांचल में कांग्रेस पार्टी के लिए एक मजबूत प्रहरी के तौर पर हैं। दिल्ली की बैठक, जितनी सीटें आ रही हैं उन सीटों में कौन सी सीटें होनी चाहिए और ये जो संख्या है ये हमें मंजूर है क्या, जो सीटें बताई जा रही हैं कि इस बार दी जा रही हैं, ये तमाम मसलों पर था। और दूसरा विषय वो गहन मतदाता पुनरीक्षण, जिसे अब विरोधी वोटबंदी करने लगे हैं, कहने लगे हैं, नोटबंदी से वोटबंदी। और इस विषय पर लाइन कांग्रेस नेतृत्व की क्या रहती है ये जानना भी ज़रूरी था, क्योंकि जब तक वैसे उदाहरण सामने नहीं आते हैं जिनका नाम छूट गया है, नाम कट गया है, तब तक इस बारे में कोई बड़ा आंदोलन कैसे लॉन्च किया जाए या फिर केवल ज़ुबानी जमा खर्च से काम चलाया जाए, ये तमाम ऐसे मसले थे जो कि आज टेबल पर थे। लोगों को वो तस्वीर दिखाई पड़ी जिसमें पप्पू यादव कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन में पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सदस्य के तौर पर उस बैठक में हिस्सा लिया। तकनीकी रूप से वो सदस्य इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो इंडिपेंडेंट एमपी हैं, स्वतंत्र रूप से चुनाव में खड़े हो गए थे। आपको याद होगा तेजस्वी यादव ने उनका विरोध किया और कहा कि उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा, बल्कि पूर्णिया की सीट आरजेडी के लिए ले ली और वहाँ से बीमा भारती को टिकट दिया। विपक्ष के उम्मीदवार के सामने बीमा भारती चुनाव लड़ती दिखाई पड़ी महागठबंधन की तरफ से, लेकिन एक त्रिकोण ऐड करते हुए इंडिपेंडेंट पप्पू यादव लड़े और चुनाव जीत गए। और उसके बाद से ये जो द्वंद्व है तेजस्वी और पप्पू यादव का बिहार में, वो लगातार जारी है। और वो इस तरह से जारी है कि पिछले दिनों पटना में राहुल गांधी की मौजूदगी में पप्पू यादव की मौजूदगी को एक्नॉलेज नहीं किया गया। लगातार 5-6 बार सांसद रहे हैं, अपने दम पर चुनाव जीतते हैं और सीमांचल की राजनीति में अपनी दखल रखते हैं पप्पू यादव, और उन्हें ये लगता है कि कांग्रेस की स्ट्राइक रेट बेहतर रही लोकसभा चुनाव में, जहां तक सवाल है तेजस्वी यानी कि आरजेडी से कंपेयर करने का, लिहाजा उस हिसाब से सीटें इस बार बंटनी चाहिए। आज की बैठक में यह भी तय हुआ कि भाई 70 सीटें अगर हैं तो हमें कितनी मिलनी चाहिए। ये आंकड़े अभी तक सार्वजनिक न हो सकते हैं, न हुए हैं, लेकिन ये तय है कि कांग्रेस इस बार एक कदम पीछे ले रही है। उसे पता है कि वो जो 70 सीटें थे वो गिनती की सीटें थीं, उन सीटों में जीतने की संभावना वाली सीटें आधी भी नहीं थीं। और ऐसे में ये ज़रूरी है कि क्वालिटी जो
गुणवत्ता है सीटों की उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और इसीलिए इस बार ये तय हुआ है कि सीटें भले ही थोड़ी कम ले ली जाएं, लेकिन वैसी सीटें ली जाएं जहां जीत की संभावना बेहतर है, जहां पिछले कुछ बार से महागठबंधन के नेताओं की जीत हुई है। लिहाजा ये मोटे तौर पर सहमति बन गई है कि वो 70 का आंकड़ा अगर न भी मिले तो कोई गम नहीं है। गठबंधन धर्म का पालन करते हुए जितनी सीटें मिलेंगी उसके हिसाब से चला जाए, लेकिन वो सीटें कामयाब होनी चाहिए। आंकड़े के बारे में आप जानने को उत्सुक होंगे तो आपको हम बताते चलें कि 50 से 55 सीटों के बीच में कहीं पर कांग्रेस को एडजस्ट किया जा सकता है। अब ये जो कांग्रेस को एडजस्ट करने की बात हो रही है वो इसीलिए क्योंकि 70 में से अगर मान लीजिए कि वो 52 या 53 सीटें लड़ती है तो जो बची हुई सीटें होती हैं 17 या 18, कहा जा रहा है कि इसमें मुकेश साहनी की वीआईपी को अकोमोडेट किया जाएगा, क्योंकि पिछली दफ़ा वो इस गठबंधन में नहीं थे, वो एनडीए में चले गए थे, लिहाजा उनके लिए जगह बनाई जानी है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि 1 सीट या 2 सीट पशुपति पारस की लोक जनशक्ति पार्टी को और ऐसे ही 1 या 2 सीट जेएमएम को देनी है, तो वो तेजस्वी यादव आरजेडी के कोटे से पूरा करेंगे, क्योंकि वाम दलों की भी मांग ज़्यादा है इस बार की, और प्रदर्शन भी पिछली दफ़ा वाम दलों का बहुत अच्छा रहा था, ख़ासतौर पर सीपीआई एमएल का। लिहाजा उन्हें अगर कुछ ज़्यादा सीटें दी जाती हैं, पिछली दफ़ा उन्हें 19 सीपीआई-एमएल को दी गई थी और 6 दी गई थी सीपीआई और सीपीएम को, यानी कि उन्हें सीटें मिली थी 31, और उसमें से बहुत अच्छा स्ट्राइक उन्होंने मेंटेन किया था। उन्होंने जीत दर्ज की थी 16 में, लिहाजा वो ज़्यादा मांग रहे हैं। हो सकता है कि उन्हें 35 के आसपास सीटें मिले। ऐसे में कांग्रेस स्टेप बैक कर रही है, थोड़ा पीछे हट रही है, और उसे ये लगता है कि इस बार पीछे हटने के बावजूद हो सकता है कि हमारा जो आंकड़ा 70 में 19 का था वो 19 आंकड़ा ज़्यादा बढ़ेगा, हम ज़्यादा सीटें जीतेंगे। और पिछली बार ये जो तोहमत लगी थी कि तेजस्वी बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद अगर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, तो वो इसलिए कि 70 सीटों पर लड़कर कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ 19 सीटें जीत पाई थी। इसके अलावा जो बात चर्चा में रही आज की बैठक में, कांग्रेस की बैठक जो कि दिल्ली में हुई, उसमें ख़ास तौर से ये जो मतदाता पुनरीक्षण, गहन मतदाता पुनरीक्षण SIR, वोटबंदी जिसे कांग्रेस बुलाती है, उस पर चर्चा हुई। और ये कहा जा रहा है कि जितने लोगों के नाम काटे जा रहे हैं उन लोगों के नामों को लेकर के एक आंदोलन सड़क पर करना है। जितने लोग माइग्रेंट्स हैं, बाहर पलायन करके काम करते हैं, उनका वोट कहीं ऐसा ना हो कि हमेशा के लिए काट दिया जाए, उनके लिए लड़ाई लड़नी है। यानी कि जितने भी वोट घटेंगे, कम किए जाएंगे, उन सब वोटों के लिए मैदान में उतरा जाएगा और एक तरह से इसे ही चुनावी मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अभी जो आंकड़े आ गए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसमें बताया जा रहा है कि 88.18% लोगों तक इलेक्शन कमीशन पहुंच चुका है, एनरोलमेंट फॉर्म उनको दिए जा चुके हैं, और पाया ये गया है कि 1.59% लोग पिछले रोल से अभी तक में स्वर्गवासी हो चुके हैं, यानी कि उनका वोटर कार्ड बना हुआ है लेकिन वो ज़िंदा नहीं है। और ये तमाम इसलिए क्योंकि उनके जो डेथ सर्टिफिकेट हैं वो प्राप्त हो गए हैं, यानी कि 1.59% वोट तो यूं ही चले गए समझ लीजिए, क्योंकि वो इस दुनिया में है नहीं, उनके वोट कार्ड बने हुए हैं। 13 करोड़ की आबादी है, कहा जाता है करीब 8 करोड़ वोट हैं, तो आप ये समझ लें कि 80,000 वोटर्स तो ऐसे ही चले गए। इसके अलावा बताया जा रहा है कि करीब 0.76% ऐसे लोग हैं जो कि 2 जगहों पर अपना वोटर कार्ड बनवाए हुए हैं, और एक जहां पर बिहार में है और दूसरा जहां वो रहते हैं। तो ऐसे में उनसे पूछा गया है कि आप कहां बनवाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, और करीब 0.76% यानी कि 1% से कम उनका वोट भी काट दिया जाएगा, क्योंकि इतने लोगों ने कहा है कि बिहार से वो अलग अब वोट करना चाहेंगे, कहीं जहाँ रहते हैं वहीं वोट करना चाहेंगे। इसके अलावा ये भी सामने बात आई है कि 2.2%
ऐसे लोग हैं बिहारी मतदाता जो स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं, दूसरे जगहों पर जाकर सेटल कर चुके हैं और वहाँ उन्होंने अपने अपने मतदाता पहचान पत्र बना लिए हैं, लिहाजा उनके वोट भी यहाँ पर नहीं रहे, या नहीं बनाए हैं तो बनाएंगे। वो वोट करने आएंगे नहीं, वो आते नहीं हैं, वो पलायन कर चुके हैं, सालों से यहाँ नहीं हैं, लिहाजा उनका वोट 2.2% का वो हटाया जाएगा। यानी कि करीब करीब 3.5% से 4% के बीच ऐसे मतदाता हैं जिनका कि वोट हटाया जाएगा। अब इन जो मतदाताओं के वोट हैं जो कि रोज़ से हटाने जा रही है चुनाव आयोग, इसमें गड़बड़ी हो जाएगी क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक क्षेत्र विशेष के लोग या एक समूह विशेष के लोग, एक धर्म विशेष के लोगों का ही वोट तो नहीं काटा जा रहा है? ये तमाम ऐसे मसले हैं जिनके ऊपर चर्चा हुई और चर्चा इस बात को लेकर के हुई कि इस मसले को ज़मीन पर उठाना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर ये बात भी सामने आई कि जिस तरह से अपराध बिहार की सड़कों पर माफ़ करें चल रहा है, उस मसले को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है और इस बात को भी उठाया गया। और आखिरकार सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार को कुछ इस तरह से कांग्रेस ले रही है कि अगर उसे अपनी कमर सीधी करनी है भारतीय राजनीति में तो उसे बिहार जैसे राज्य को ज़्यादा तरजीह देनी पड़ेगी। और इसीलिए हाल के दिनों में हमने देखा है कि किस तरह से कांग्रेस संगठन को लेकर राहुल गांधी संजीदा हैं, बार बार वहां जा रहे हैं और वहां जा कर के वहां के आंदोलनों में भाग लेकर के उस यूनिट को, बिहार यूनिट को जिंदा और सक्रिय करने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी अड़चन कह लीजिए, बाधा कह लीजिए, या फिर सहयोगी के तौर पर उनका अपना कंट्रीब्यूशन कह लीजिए, आरजेडी की पिछलगू के रूप में कांग्रेस की पहचान है आज। लेकिन पहली दफ़ा उस पहचान को धता बताने की कोशिश की है जब पप्पू यादव को उस तरह से शामिल किया गया जैसे कांग्रेस नेता को, बावजूद इसके कि सब जानते हैं कि तेजस्वी यादव पप्पू यादव को पसंद नहीं करते हैं और कांग्रेस द्वारा उनको खींचा जाना अपनी तरफ, इसे वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे। तो क्या अपने दम पर कांग्रेस अपने पांव पर खड़े होने के क्रम में अपनी शर्तों पर सहयोग लेगी आरजेडी से और उस प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है क्या ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा असर्टिव होगी कांग्रेस? ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं आज की बैठक के बाद जो खड़े हो गए हैं। लेकिन मतदाताओं को लेकर के जो बहस चल रही है और इस बहस के बीच कांग्रेस का ये सियासी पैंतरा अपने आप में बहुत ही खास है। आपको क्या लगता है, पप्पू यादव एसेट हैं या फिर आपको लगता है कि तेजस्वी को नाराज़ करना नहीं चाहिए? इस वक्त लक्ष्य बीजेपी है न कि तेजस्वी को हिट करना। क्या लगता है आपको? अपने विचारों के साथ यहाँ ज़रूर लिखिए और हमें बताइए कि आप इस मसले पर क्या सोचते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।